Alright, so Jai Hind everyone, let us start our next part of mathematics. एक पार्ट हमने पहले कर रखा है, अब ये सेकेंड पार्ट जो कि आज आपको ये वीडियो मिली है, इसमें हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे. सो सबसे पहला टॉपिक आज का है दोज प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन एज, राइट? कि पिता की एज इतनी है, माता की एज इतनी है, 2 साल पहले इतनी थी तो 3 साल वाले बाद कितनी होगी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने, कंप्यूटर जी. The average age of husband, wife and child 3 years ago was 27 and the average age of wife and child 5 years ago was 20. Find the present age of the husband. Very simple. जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हमें वैसा ही करते चले जाना है. लेट्स से हस्बैंड की एज है H प्लस वाइफ की एज है W प्लस चाइल्ड की एज है C. तो इनका कहना ये है कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड का एज, एवरेज एज कितना है? 27. एवरेज एज है तो हम तीन से डिवाइड कर देंगे, राइट? तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनका एवरेज एज है 27. लेकिन यहाँ पे सर एक ट्विस्ट है, ये गलत अभी इक्वेशन लिखी हुई है. इनका कहना ये कि 3 इयर्स अगो की जब हम बात करेंगे तो अभी अगर करंट एज H, W और C है तो 3 साल पहले H-3, W-3 और C-3 होगी. तो जब -3 तीनों से करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, राइट? तो पहला इक्वेशन यहाँ पे आपके पास आ गया. तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा? H प्लस W प्लस C इज इक्वल टू 27 इंटू 3 81 प्लस 9 यानी कि 90. अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 ईयर्स अगो. तो सर वाइफ प्लस चाइल्ड 5 ईयर्स अगो, यानी दोनों में से -5 कर देंगे, टोटल -10 होगा. और यहाँ पे 3 नहीं 2 करेंगे सर, क्योंकि 2 ही लोग हैं. तो इसकी वैल्यू कितनी है? 20. यानी कि W प्लस C की वैल्यू कितनी होगी? 20 इंटू 2 40 प्लस 10 50. हो गया, 2 इक्वेशंस आ गए. तो तीनों की एज मिला के 90 है और इन दोनों की एज मिला करके 50 है. इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब बहुत सिंपल है, हस्बैंड की एज कितनी हो गई? 90 में से आप 50 को माइनस कर दो, यानी कि 40 ईयर्स. वेरी सिंपल. अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 9:4. आफ्टर 5 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 75. तो चलिए ठीक है सर, अभी क्या है? 9:4 है, ठीक है, फादर और सन की का रेशियो. आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बाद क्या होगा सर? F प्लस 5 अपॉन S प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, इनका कहना ये कि 5 ईयर्स सम ऑफ एजेस विल बी 75 ईयर्स. तो अगर सम ऑफ एजेस को हम निकालते हैं सर यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? F प्लस 5 प्लस S प्लस 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 75. यानी कि इनका कहना ये है F प्लस S की वैल्यू कितनी हो गई? 65. यानी कि दोनों के करंट एज का समेशन कितना है? 65. और रेशियो कितना है? 9:4. तो सर 9x और 4x में अगर एज ले लूँ तो 9x प्लस 4x की वैल्यू कितनी आ रही है? 65 आ रही है. रेशियो तो 9:4 है, इसका मतलब 13x की वैल्यू 65, इसका मतलब x की वैल्यू 5. तो x की वैल्यू अगर 5 आ रही है सर, तो फादर हो जाएगा 9x यानी कि 45 और सन हो जाएगा 4x यानी कि 20 ईयर्स. ठीक है, तो ये आपका एज आ गया 45 और 20. ऑप्शन नंबर डी. द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज दिस मच, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज दिस मच, रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 6 ईयर कितना होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है सर, फिर से करते हैं इसको. 7x एक की एज है, दूसरी की एज है 3x. पहला तो ये अपने पास आ गया. दूसरा क्या है? प्रोडक्ट क्या है? 756 है, यानी कि 7x इंटू 3x की वैल्यू है 756, यानी कि 21x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 756, राइट? क्लियर है? तो इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 756 डिवाइड बाई 21. ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा 3 और 6 36. तो यानी x की वैल्यू आ गई 6. प्लस माइनस 6 आएगी, बट -6 हो नहीं सकती है, राइट? तो x की वैल्यू 6 आ गई, यानी प्रेजेंट एज कितनी है? 7 इंटू 6 यानी कि 42 एंड 3 इंटू 6 यानी कि 18. ठीक है, 18 ईयर्स. अब कह रहे हैं उनके एज का रेशियो आफ्टर 6 ईयर. तो 6 साल बाद एज का रेशियो क्या हो जाएगा सर? 6 साल बाद 42 प्लस 6 डिवाइड बाई 18 प्लस 6 यानी कि 48 डिवाइड बाई 24, 2:1. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर. ठीक है. द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स. द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज दिस मच, 7:3. व्हाट इज द मैन्स एज?
क्या होगा सर? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगेन लेट्स से फादर प्लस सन का एवरेज एज कितना है? 40 है। तो फादर प्लस सन का टोटल कितना हो जाएगा? 80 ईयर्स। रेशियो कितना है? 7:10, यानी कि 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 80, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी? 10। तो फादर की एज कितनी हो गई? 70 साल। सॉरी, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 8, राइट। तो इसका मतलब फादर की एज कितनी हो गई? 7 × 8 56 ईयर्स, और सन की एज कितनी हो गई? 8 × 3 24 ईयर्स। ठीक है, 56 ऑप्शन आ गया आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 7:5 रिस्पेक्टिवली। 4 years hence the ratio of their ages will become 11:9। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? ठीक है, अभी कितना है? 7x/5x। बाद में कितना हो जाएगा? 7x प्लस 4 ऐड हो गया 4 साल बाद, और 5x प्लस 4, इसकी वैल्यू कितनी है सर? 11:9। बस इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, बहुत सिंपल है सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि बचपन से हम करते आ रहे हैं। तो 9 × 7 63x प्लस 9 × 4 36। अब 11 और इस वाले 5x प्लस 4 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 55x आ जाएगा, और प्लस 44। कैलकुलेट कर लो आप। 8x इज इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। सिंपल है। ठीक है, तो 7 years एंड 5 years। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए, ये x की एज है और ये y की एज है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सवाल आएगा, फंसोगे, इसलिए यहां पे सीखते हैं अच्छे से। ठीक है, अ सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी अडल्टरेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड to it so as to bring down the percentage of impurity to 5%। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। कॉमन सेंस को जिंदा रखना है हमेशा। एक सैंपल है 50 लीटर का ग्लिसरीन का, 50 लीटर ग्लिसरीन है हमारे पास। ठीक है, कह रहे हैं कि 20% एडल्ट्रेटेड है। 20% एडल्ट्रेटेड का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में 40 लीटर तो इसमें क्या है? ग्लिसरीन है, प्लस 10 लीटर क्या है? वाटर, लेट से हम ले लेते हैं, यानी कि नकली माल है उसमें। ठीक है, जैसे मिल्क में हम वाटर मिलाते हैं, हम नहीं, मतलब जो भी दूध वाले होते हैं वाटर मिलाते हैं। अब इसमें कितना प्योर ग्लिसरीन हम ऐड कर दें कि ये इम्प्योरिटी 5% में आ जाए। अब देखो, अभी सिचुएशन ऐसी कुछ है, 40 लीटर ग्लिसरीन और 10 लीटर वाटर। इसमें हमें कुछ ऐसा ऐड करना है, x अमाउंट, x लीटर किसका ऐड करना है? ग्लिसरीन का ऐड करना है, सो दैट जो 40 अब रेशियो क्या हो जाएगा? 40 + x हो जाएगा ग्लिसरीन। ठीक, और साथ में क्या होगा? 10 लीटर वाटर। अब इनका कहना यह है कि ये जो 10 लीटर वाटर है इसकी वैल्यू, ये जो 10 लीटर वाटर है इसकी वैल्यू मात्र 5% रहे। 10 लीटर वाटर की वैल्यू 5% हो, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना बन जाना चाहिए? 10 लीटर्स इज इक्वल टू 5%। इसका मतलब टोटल 100% इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 200 लीटर्स। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम इतना हमें अमाउंट मिलाना है ग्लिसरीन का कि ये टोटल जो है आपके सामने ये 200 लीटर बन जाए। टोटल 200 लीटर, तो 40 और 10 50 तो ऑलरेडी है। x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 150 लीटर। अगर हमने 150 लीटर इसमें ग्लिसरीन और मिला दी तो टोटल 200 हो जाएगा। 200 में से 150 मिलाने के बाद 190 लीटर्स तो क्या हो जाएगा? ग्लिसरीन, और 10 लीटर हो जाएगा आपका वाटर। हो गया सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 75 ग्राम of sugar solution has 30% sugar in it. Then the quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of sugar 70% in the solution. 70%। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? देखो ध्यान से देखो, 75 ग्राम है अभी, 75 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें 30% शुगर है। 30% का मतलब क्या हुआ? 30% का मतलब क्या हुआ? 22.5 ग्राम तो शुगर है आपके पास, और प्लस 52.5 ग्राम वाटर है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। अब कितना शुगर ऐड करें कि शुगर 70% हो जाए? शुगर 70% का मतलब क्या हो गया? फिर अगेन सेम क्वेश्चन है जैसा भी आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया। अब इसमें क्या करना है? 22.5
प्लस एक्स अमाउंट ऑफ शुगर आपने ऐड कर दिया, एक्स ग्राम लेट से, और साथ में वाटर अभी भी कितना रहेगा 52.5, ये तो हम ऐड कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि 22.5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 52.5 का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए 70:30, यानी कि 7:3। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, आसानी से आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास 67.5 प्लस 3x इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 367.5, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 ग्राम। हो गया। अब ये कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, राइट, ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये b की वैल्यू आ गई 100 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 48 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल टू मेक अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स 25% अल्कोहल। 48 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या है 48 ml अल्कोहल है, वाटर अभी कितना है 0 है, ठीक है, वाटर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब कितना पानी मिला दें, यहाँ पे 100 से 25% पे आ जाए, तो बस इसका 3 गुना आपको मिला देना है। 48 अगर 25 बनाना है, 48 इज इक्वल टू 25%, ठीक है, तो 75% कितना हो जाएगा 48 इंटू 3, यानी कि 144 ml, ठीक है, आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन का। प्योर मिल्क कॉस्ट 16 रुपीज़ पर लीटर, आफ्टर एडिंग वाटर द मिल्कमैन सेल्स द मिक्सचर रुपीज़ 15 पर लीटर एंड देयर बाई मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो कितना वो मिक्स कर रहा है, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे प्योर मिल्क का कॉस्ट क्या है ₹16 पर लीटर, ठीक है, राइट। मिक्सचर का कॉस्ट क्या है ₹15 पर लीटर, राइट। तो अब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस हो गया मिक्सचर का वो कितना हो गया, मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 15 रुपये पर लीटर है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 12 रुपये पर लीटर, ठीक है, मतलब मिल्क वाला जो पार्ट है, क्योंकि 25% का उसमें प्रॉफिट वो कमा रहा है, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो वाटर का कॉस्ट प्राइस डियरर और चीपर वाला जो कॉन्सेप्ट है 0 है, मिल्क का कितना है 16 रुपये है। इन दोनों को ऐसे मिक्स किया है हमने, इन दोनों को हमने ऐसे मिक्स किया है कि ओवरऑल हमारा प्राइस कितना आ रहा है 12 रुपये आ रहा है, ठीक है, 12 रुपये आ रहा है। तो अब रेशियो हमने कितना लगाया होगा 16 माइनस 12 यानी कि 4, और यहाँ पे 12 माइनस 0 यानी कि 12। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 4:12 और 12:4 यानी कि 3:1, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3:1, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3, ठीक है सर। उसके बाद if 4 liter of this mixture is replaced by 4 liter of milk, the ratio of milk to water in the new mixture will be, क्या हो जाएगा सर। देखिए आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। 20 लीटर था हमारे पास मिक्सचर और इसमें वाटर का रेशियो था 5:3, तो 20 लीटर मिक्सचर 5:3 का रेशियो है, ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें से 5x प्लस 3x 8x की बात करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने डिवाइड कर दिया 5x और 3x में, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 लीटर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 20 लीटर पानी मिक्सचर था इसमें 12.5 लीटर तो आपके पास क्या था मिल्क था, और 7.5 लीटर क्या था वाटर था, ठीक है। ये आपके पास पहली सिचुएशन आ गई। 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। अब इस मिक्सचर में से 4 लीटर आप निकालो, तो इस मिक्सचर में से जब आप 4 लीटर निकालोगे तो क्योंकि रेशियो क्या है 5:3 का रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 लीटर निकलेगा उसमें से 4 लीटर का जो बाइफर्केशन होगा वो कैसा होगा, 2.5 लीटर क्या हो जाएगा मिल्क और
1.5 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो जब आप निकालोगे तो इसका मतलब पहले कितना था, 12.5 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, राइट, प्लस 7.5 लीटर्स ऑफ वाटर। इसमें से हमने जब निकाला 4 लीटर तो 2.5 लीटर तो क्या निकला, मिल्क निकला, और साथ में 1.5 लीटर क्या निकला, वाटर निकला। तो अब नया जो मिक्सचर हमारे पास बचा उसमें क्या क्या कितना बचा हुआ है, उसमें 10 लीटर्स ऑफ मिल्क प्लस और क्या बचा हुआ है, 6 लीटर्स ऑफ वाटर, राइट, क्लियर है। अब 4 लीटर निकालने के बाद फिर और क्या किया है, 4 लीटर मिल्क ऐड भी कर दिया है, तो इसमें 4 लीटर मिल्क ऐड कर दो, तो अब कितना हो गया, 14 लीटर मिल्क प्लस 6 लीटर वाटर। तो अब जो नया रेशियो आ गया वो 14:6 का आ गया। तो 14:6 का मतलब क्या हुआ, 7:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन a mixture of 35 liter, the ratio of milk and water is 4:1. If 7 liters water is added to the mixture, the ratio of milk and water to new mixture will be 35 लीटर है, 4:1 का रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ कि 28 लीटर ऑफ मिल्क है और 7 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, 35 में से। अब इसमें से 7 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो अब प्लस 7 लीटर यानी कि 14 लीटर वाटर हो गया। मिल्क कितना है, अभी भी 28 ही है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 28 और 14 यानी कि 2:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 729 ml of mixture contain milk and water in ratio 7:2. How much more water must be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3? Again very simple, 729 है, ठीक है, रेशियो क्या है, 7:2 का रेशियो है, राइट। तो 7:2 का रेशियो का मतलब क्या हुआ सर, 7:2 का रेशियो का मतलब क्या हुआ, 7x प्लस 2x इज इक्वल टू 729। तो 9x का मतलब क्या हुआ, 729, तो ये x का मतलब क्या हुआ, 81, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 729 ml था इसमें से 9x जो कि 81 इंटू 9 हो जाए, सॉरी 7x जो है, 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 567 ml तो क्या था, मिल्क था, और साथ में आपके पास 2x यानी कि 162 ml क्या था, आपके पास वाटर था। अब इसमें कितना वाटर ऐड करें कि अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 7:3। तो वाटर ऐड करना है, ये आपके पास मिल्क है और ये है आपका वाटर ऐड करना है सर। मिल्क को कितना रखना है, मिल्क का रेशियो 7 ही रखना है और वाटर का 3 रखना है, राइट। ये 7 ऑलरेडी है, अगर हम 81 के हिसाब से देखें तो ये 7 ऑलरेडी है, ये 2 है, इसमें और क्या कर दो, प्लस 81 ml और जोड़ दो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो सिंपल है, 81 ml आप इसमें ऐड कर दो। आप देखो 567 आपका हो जाएगा वाटर और प्लस 243 मिल्क, ठीक है, सॉरी ये मिल्क है 567 और ये वाटर है। अब रेशियो आप देखोगे तो ये 7:3 का आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। 2 people A and B are at a distance of 260 km from each other at 9 am. A starts moving towards B at a speed of this much and B starts moving towards A at 11 am at this much speed. वो कब मिलेंगे एक दूसरे से, सिंपल है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, दोनों के बीच का ये रहा डिस्टेंस, ठीक है, कितना है डिस्टेंस, 260 किलोमीटर, ठीक है सर। अब ये अभी 9 बजा है यहाँ पे, ठीक है। ए स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स बी एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। अभी इसने इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। कब तक चलता है ये, 11 बजे तक, ठीक। और बी स्टार्ट करता है 11 बजे ए की तरफ मूव करना, मतलब कि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक ए चलता है बी की तरफ, ठीक। और ए जब बी की तरफ चलेगा तो एक डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, यहां पे बजेगा क्या, 11। जब 11 बजेगा तो 11 बजने के बाद फिर बी भी इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो पहले तो 2 घंटे तक ए चलता है, तो 2 घंटे तक ए चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस बाई ए 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और 2 घंटे चल रहा है यानी कि 50 किलोमीटर। जब ये 50 किलोमीटर ऑलरेडी यहाँ पे चल चुका होगा, 50 किलोमीटर चल चुका होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो अब बची हुई डिस्टेंस कितनी है सर, ये
260 टोटल थी, अब ये 210 है। ठीक है, जब 210 किलोमीटर डिस्टेंस बची है, अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ए की स्पीड कितनी है, अभी भी 25 है, और बी की स्पीड कितनी है, 10 है। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो यानी कि हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या ले लेंगे, दोनों की ऐड कर देंगे। तो अब डिस्टेंस है 210, डिस्टेंस कितना बचा है 210, 11 बजे के बाद। टाइम मुझे नहीं पता है, स्पीड कितनी हो जाएगी 25 तो किसके पास है, ए के पास है, प्लस या आप अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट को देखोगे तो माइनस ऑफ -10 किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल है, डिस्टेंस है 210, स्पीड है 35, तो टाइम कितना हो जाएगा 210 अपॉन 35, यानी कि हाउ मच, 6 आवर। तो 6 घंटे अभी और लगेंगे इनको। 11 बज रहे थे, 11 बजे से 6 घंटे यानी कि 5 बजे। ठीक है, नेक्स्ट, a person is standing on a railway platform noticed that train took 21 seconds to completely pass through the platform which was 84 meter long and it took 9 seconds to pass him. The speed of the train was. ठीक है, क्या करेंगे सर, इसमें स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये रहा प्लेटफॉर्म, ऐसे मान के चलो, या इसको हम ट्रेन बोल देते हैं, इस तरीके से ट्रेन है, बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक, अब ये जो बंदा है कह रहा है कि मुझे पास करने में तो इस ट्रेन को लगा कितना टाइम, यहां से लेट से इस तरीके से आगे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इसके आगे यहां तक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो कह रहा है मुझे पास करने में तो ट्रेन को लगा 21 सेकेंड्स और प्लेटफॉर्म को पास करने में 9 सेकेंड्स, या उल्टा, प्लेटफॉर्म को पास करने में 21 सेकेंड्स और उसको पास करने में 9 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सबसे पहले हम उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू एल, जो भी लेंथ होगी, अपॉन 9 सेकेंड्स। ठीक है, और साथ में जब हम प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वहां से भी निकलेगा अपने पास 84 मीटर का प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 21 सेकेंड्स, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि L/9 इज इक्वल टू 84 प्लस L/21। कैलकुलेट करो सर, 21L इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा 84 इंटू 9 प्लस 9L। ठीक है, तो 12L इज इक्वल टू 84 इंटू 9, यानी कि L की वैल्यू हो जाएगी 63 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई सर, 63 मीटर्स, 63 मीटर की तो ये ट्रेन खुद है। ठीक है, अब अपने आप को पास करने में 9 सेकेंड लगाती है, मतलब किसी एक स्टेशनरी पॉइंट को, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 63 मीटर अपॉन 9 सेकेंड्स, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड। अब 7 मीटर पर सेकेंड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे सर, किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा, 7 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इट विल कम आउट टू बी 7 इंटू 3.6। ठीक है, ये हो जाएगा 25.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट। स्पीड कितनी होगी मोटर बोट की। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, स्पीड ऑफ बोट कितनी है, करंट कितनी है, स्पीड ऑफ करंट है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राइट। अब मैंने ये मान लिया कि पहले केस में मतलब यहां से बोट यहां तक गई और वापस यहां से बोट यहां तक आई। ठीक है, ये अपस्ट्रीम मान के चलो और ये डाउनस्ट्रीम मान के चलो। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, ये करंट की स्पीड तो फिक्स है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, 10 किलोमीटर है एक तरफ की, दोनों तरफ की मिला के 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इनका कहना ये है कि पहले केस में टाइम कितना लगा होगा, पहले केस में टाइम जो लगा होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस कितना है, डी अपॉन स्पीड कितनी रही होगी, स्पीड कितनी रहेगी, जो स्पीड ऑफ बोट है एस -5 प्लस दूसरे केस में जो T2 लगा होगा वापस आते टाइम, तो D अपॉन एस ऑफ बोट प्लस 5 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, आप ऐड किया तो 10 अपॉन सॉरी D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 10, अभी दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो 10 अपॉन एस बी माइनस 5 और ये हो जाएगा आपके पास 10 अपॉन एस बी प्लस 5। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि मेरे को दोनों का समेशन दिया हुआ है, तो 10 अपॉन एस बी प्लस 5 प्लस 10 अपॉन एस बी माइनस 5। इसकी वैल्यू कितनी है, इन्होंने बोला है ये पूरा टाइम इसको लगता है 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब कितना हुआ, घंटे में अगर कैलकुलेट कर देंगे 5/6, 5/6 आ गया, ठीक है, राइट। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास एस बी की वैल्यू आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। कई सारे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे आप नॉर्मल आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 1/2 प्लस 1/3 है एक्चुअली, 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो उस हिसाब से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस माइल स्टोन इन 15 सेकेंड एंड ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड। स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज, स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन कितनी होगी सर। एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक माइल स्टोन को 15 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक ट्रेन सेम लेंथ की दूसरी डायरेक्शन से आ रही है, उसको 12 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि सेम लेंथ की ट्रेन है तो स्पीड ऐड हो जाएगी और डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, जो दोनों का लेंथ है वो भी ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो दूसरे केस में क्या होगा कि जो हमारा टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2l अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। पहले की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की मुझे नहीं पता है तो मैंने s ले लिया, ठीक। और टाइम हमें पता है कितना लग रहा है, 12 सेकेंड लग रहा है, यानी कि 12 इज इक्वल टू 2l, l कितना है 150 प्लस 150 यानी कि 300 अपॉन 10 प्लस दूसरे वाले की स्पीड s2 हो गया। अब यहाँ से आप 10 प्लस s2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 प्लस s2 की वैल्यू होगी 300 अपॉन 12 यानी कि 25, तो s2 की वैल्यू कितनी हो गई 15, क्या 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड का मतलब 15 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ सर 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, two friends started for a place, one by motorcycle and the other by train. Speed of motorcycle is this much, train की इतनी है, first one takes इतना to reach destination, find the time of reaching the second one. दूसरा कितना टाइम लेगा, कितना लेगा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोटरसाइकिल की स्पीड है 30, ठीक है, 6 घंटे 12 मिनट ले रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 30 इंटू 6 आवर्स और 12 मिनट और है, 12 मिनट का मतलब 6.2 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 186 किलोमीटर्स, ठीक है। अब दूसरा वाला की स्पीड कितनी है 24, तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 186 किलोमीटर अपॉन 24 किलोमीटर पर आवर, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.75 आवर्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस,
Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at 46 km per hour in this much. Faster train passes the slower train in 36 सेकेंड. दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? ये तो अभी अभी क्वेश्चन हमने किया है ना. देखो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? 46 प्लस 36 ऐड हो जाएगी. ठीक है, राइट. अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में है. एक सेकेंड, दोनों सेम डायरेक्शन में है. अगर ये ट्रेन भी लेफ़्ट टू राइट जा रही है और ये ट्रेन भी लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 46 माइनस 36 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर. पहली वाली ट्रेन को लगेगा कि मैं दूसरी वाली ट्रेन से मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे निकल रही हूँ या उसको क्रॉस कर रही हूँ. ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है 36 सेकेंड्स. तो हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है. अब एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे, जब ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो पहले तो इस वाले पूरे डिस्टेंस को क्रॉस करेगी यानी एल को, और फिर अपने आप को भी यहाँ ले जाके खड़ा करेगी यानी अपना वाला लेंथ भी पूरा क्रॉस करेगी. ये वाला पोर्शन जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक हम क्रॉस नहीं मानेंगे. तो यहाँ पहुँचने के लिए पहले इसकी पूरी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी. तो 2L डिस्टेंस चलना है यहाँ पे, राइट. कितना चलना है? 2L डिस्टेंस चलना है, राइट. तो अब मुझे ये पता है कि 2L डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं? 36 सेकेंड ले रहे हैं सर. ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन 36 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए. स्पीड है कितनी? 10. इसको 5/18 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड में? 50/18. ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 100 मीटर. लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है सर? 2L है. तो 2L इज इक्वल टू 100 मीटर यानी L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 मीटर. यानी हर एक ट्रेन की लेंथ है 50 मीटर. नेक्स्ट, अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 84 मिनट. इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी होगी? कैसे निकालेंगे सर? 7 किलोमीटर बराबर 84 मिनट यानी 1 किलोमीटर बराबर 7 मिनट. ठीक है, 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है. सॉरी, स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर है. 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 84 मिनट्स में ये जो ट्रेन है ये कितनी जाती है? 7 किलोमीटर जाती है. ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर पर, ये 12 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, नेट स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर. स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और अपस्ट्रीम जाना है यानी उसके अगेंस्ट जाना है. तो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि 11 kmph. ठीक है, a boat travels upstream from B to A and downstream from A to B in 3 hours. If the speed of boat in still water is this much and the speed of current is this much, then what is the distance between A and B? Right? कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहे हैं? तो अगेन 3 घंटे टोटल टाइम लग रहा है. ठीक है, स्टिल वाटर में 9 किलोमीटर प्रति घंटे और करंट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर. यानी पहले केस में डिस्टेंस D है लेट से, तो ये 9 - 3 इसकी नेट स्पीड हो जाती है. और दूसरे केस में डिस्टेंस अगर D है तो नेट स्पीड कितनी हो जाती है? 9 + 3 हो जाती है. इन दोनों को मिला करके टाइम जो लग रहा है वो 3 घंटे लग रहा है जो कि इन्होंने दे रखा है. तो यानी D/6 प्लस D/12 की वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर आ रही है. ठीक है, राइट. तो अब यहाँ से D की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप. 18D इज इक्वल टू 216 यानी D की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गया, 12 किलोमीटर. नेक्स्ट, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज दिस मच एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द सेम बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर.
तो स्टिल वाटर में कितनी होगी? तो स्टिल वाटर में लेट्स से x है, ठीक है, स्टिल वाटर में x है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाँ, एक x प्लस वाई जो है वो कितनी है, 13 आ रही है, और x माइनस वाई जो है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। दोनों अगर डाउन स्ट्रीम है, दोनों स्पीड को जोड़ दिया हमने तो 13 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को मतलब एक को दूसरे से घटा दिया तो 5 आ रही है। तो इसका मतलब कि 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, यानी x की वैल्यू सॉरी 2x की वैल्यू 18 हो गई, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 9 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 days. They work together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finished the remaining work and number of days in which B alone can finish the work is. ये क्वेश्चन, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। लेट्स से ए की एफिशिएंसी है 1/A प्लस 1/B। एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/30 काम करेंगे दोनों मिलके। एक दिन का ए का काम प्लस एक दिन का बी का काम 1/30 करते हैं, तभी तो 30 दिन में पूरा काम करेंगे, ठीक है। ये 1 डेज वर्क है ऑफ ए प्लस बी। अब इन्होंने काम किया 20 दिन तक, तो आफ्टर 20 डेज में कितना काम कर लेंगे सर? एक दिन में 1/30 करते हैं, तो 20 डेज में कितना करेंगे, 20 इंटू 1/30, यानी कि 2/3 वर्क, ठीक है। 2/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, राइट। अब बचा कितना, 20 दिन के बाद रिमेनिंग कितना है वर्क, 1/3 बचा। भाई 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है, तो 1/3 और बचा है, ठीक है। अब 1/3 काम को करने के लिए ए को कितना टाइम लग रहा है, 20 दिन लग रहा है, ये दिया हुआ है। बचा कितना काम, 1/3। बी को ए को कितना दिन लग रहा है, 20 दिन, तो 1/3 20 दिन, तो पूरा काम कंप्लीट करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा, ए को लगेगा 60 डेज। 1/3 अगर कोई काम 20 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, 60 डेज में करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। अब बात करते हैं, इन्होंने बी अलोन को पूछा है कि बी अलोन अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए यहाँ पे ए कर रहा है 1/60 प्लस एक दिन में 1/60 कर रहा है। बी का मुझे नहीं पता एक दिन में कितना कर रहा है, और दोनों मिलकर के एक दिन में 1/30 कर रहे हैं, तो 1/b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/30 माइनस 1/60, यानी कि 1/60। तो यानी कि बी भी एक दिन में 1/60 काम कर रहा है, तो पूरा काम करने के लिए बी कितना टाइम लेगा, 60 डेज लेगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए इज 5 टाइम्स एफिशिएंट ऑफ बी, ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, तो दूसरे को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। ए जो है वो 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, और बी जो है सिर्फ एक्स उसकी एफिशिएंसी है। तो ए को कितना दिन लगेगा किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, ए एक्स डेज लगेंगे, कम टाइम लगेगा, और बी को 5x डेज लगेंगे, ठीक है, राइट। अब इनका कहना ये है कि जो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं उनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 दिन है। यानी कि बी को लग रहा है 5x डेज माइनस ए को लग रहा है x डेज, तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का है, 60 दिन का है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 15 निकल के आ गई सर। x की वैल्यू आ गई आपके पास 15, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब a को कितने दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, और b को कितने दिन लगते हैं, 75 डेज लगते हैं। सिंपल आंसर, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 72 days, B and C in 120 days and A and C in 90 days. तो A अलोन कितने दिन में करेगा, A अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखिए, A एक दिन में 1/A काम करता है, B एक दिन में 1/B काम करता है, ठीक है। दोनों एक दिन में 1/72 काम करते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1/B प्लस 1/C कितना करते हैं एक दिन में, 120, और तीसरा यहाँ पे 1/A प्लस 1/C, ये दोनों मिल करके
90 डेज में करते हैं, ठीक है, राइट। हमें ए का वैल्यू निकालना है। अब इन तीनों को आप ऐड कर दो सिंपली, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये कितना हो जाएगा? इन तीनों को जब आप ऐड करोगे 1/20 प्लस 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90, 72 प्लस 1/120 प्लस 1/90, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास जो निकल के आ जाएगी दैट विल बी 1/30, ठीक है। तो यानी कि अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं और लग जाते हैं और 2 बार काम करते हैं तो 30 ही दिन में हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब अगर तीनों एक साथ काम करते हैं, ये तो ट्वाइस काम है, 30 दिन में हो रहा है, ठीक है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 1/60, ठीक है। एफिशिएंसी अगर आपने डबल कर दी तब 30 दिन में हो रहा है, अगर सिंगल एफिशिएंसी रही, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/60। तो ए, बी और सी मिल के काम कर रहे हैं तो 1/60 आ रहा है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ ए का निकालना है। तो सिंपली क्या करना है? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/60। इसमें से माइनस कर दो बी और सी वाले को, 1/b माइनस 1/c इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 1/120। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1/b से 1/b कैंसिल, c से c कैंसिल, बचेगा क्या? 1/a। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/60 माइनस 1/120, कितना हो गया सर? 1/120। यानी कि ए को अकेले काम करने में 120 दिन लगेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में कितना काम करता है? 1/120। अ कैंटीन रिक्वायर्स 28 डजन बनानास ऑफ अ वीक, हाउ मेनी डजन बनानास विल इट रिक्वायर फॉर 47 डेज? 47 दिन में कितने बनाना लगेंगे सर? 28 डजन बनाना एक वीक में है, तो पर डे 7 दिन में 28 डजन, तो एक दिन में 4 डजन लगेगा। 47 दिन में कितना हो जाएगा? 47 इंटू 4, 188, ठीक है। क्या इसमें ऑप्शन है? नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी, ए टेक्स 40 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट अ वर्क, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज? कितना टाइम लगेगा? अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3x, बी की एफिशिएंसी कितनी है? x है। तो ए कितने दिन लेगा? x डेज लेगा। ये कितने दिन लेगा? 3x डेज लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, राइट। अब इनका कहना ये है कि 3x माइनस एक्स जो है वो 40 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 20 आ जाएगी। तो a जो है वो 20 दिन लेता है काम को करने में और ये लेता है 60 दिन काम को करने में। कौन? b लेता है, ठीक है। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों साथ में करेंगे तो 1/20 प्लस 1/60, राइट। ये एक दिन का काम है इनका, ठीक है। तो एक दिन में कितना कर लेंगे टोटल? बताइए। 80 डिवाइड बाई 1200, यानी कि 1 डिवाइड बाई 15। तो एक दिन में 1/15 काम करते, तो पूरा काम 15 दिन में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन। 3 pipes A, B, C together can fill a tank in 6 hours. After working together for 2 hours, C is closed. Then A and B fill the remaining part in 7 hours. ठीक है, तो C को अकेले फिल करने में कितना टाइम लगेगा? A प्लस B प्लस C तीनों मिल करके अगर फिल कर रहे हैं तो कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है, ठीक है, राइट, क्लियर। 2 घंटे तक काम करते हैं, तो जब 2 घंटे तक काम कर रहे हैं तो यानी कि 1/3 इज फिल्ड, 1/3 इज फिल्ड, ठीक है। अब 2 घंटे के बाद सी को क्लोज कर दिया गया और ए और बी 7 घंटे में कर रहे हैं। अब बचा कितना है? जब अगर 1/3 फिल हो गया तो 2/3 बचा हुआ है, 2/3 इज रिमेनिंग, 2/3 इज रिमेनिंग। और इस 2/3 को फिल करने के लिए कितना घंटे लगा? 7 घंटे लगा, ठीक है। 2/3 काम करने के लिए 7 आवर्स लगा, ठीक है। यानी कि पूरा काम कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा? 10.5 आवर्स लगेगा। किसको? ए और
बी को, सी ने तो छोड़ दिया था। तो ए और बी को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 10.5 घंटे लगते हैं, ठीक है, और ए बी और सी को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 6 घंटे लगते हैं, राइट। तो आपसे क्या पूछा है, सी अलोन कितना टाइम लेगा। तो अब फिर से वही, अगर ए प्लस बी प्लस सी साथ में लगते हैं तो ए बी और सी साथ में लगते हैं तो इनको कितना टाइम लगता है, एक, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 घंटे का काम इनका कितना होता है, ए और बी और सी इनका 1 घंटे का काम है 1/6, 6 घंटे में पूरा, 1 घंटे में 1/6। अगर बी और सी काम कर रहे हैं या ए और बी काम कर रहे हैं, इनफैक्ट ए और बी काम कर रहे हैं, तो इनको लगता है 1/10.5, 1 घंटे में इतना काम करते हैं, ठीक है, राइट। तो अब आपके पास ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या, सी। सी को कितना टाइम लग रहा है, 1/6 माइनस 1/10.5, 1/10.5 को आप 2/21 भी लिख सकते हो। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो 1/6 माइनस 2/21, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21 माइनस 12 9, 9/126 यानी कि 1/14, यानी कि सी 1 घंटे में 1/14 वर्क करता है, ठीक है। तो पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लेगा सर, 14 घंटे, सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। One pipe fills a water tank 3 times faster than another pipe. If the two pipes together can fill the empty tank in 36 minutes, then how much time will the slower pipe alone take to fill the tank? पहले की एफिशिएंसी x है, दूसरे की एफिशिएंसी 3x है, ठीक है, राइट। अब कह रहे हैं दोनों एक साथ 36 मिनट में फिल कर रहे हैं, यानी कि पहले ने 1 मिनट में x फिल किया, ठीक है, राइट, दूसरे ने 1/3x फिल किया, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 1 घंटे में, मतलब हाँ 1 घंटे में 4x प्लस 3x प्लस x/3x² यानी 4/3x हो गया। साथ में लग रहे हैं तो इतना काम कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट में। ये पर मिनट का काम है। अब कितने मिनट तक उन्होंने काम किया, 36 मिनट तक काम किया। 36 मिनट तक काम करके उन्होंने पूरी टैंक फिल कर दी। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप, 4/3x इंटू 36 की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 48 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पाइप जो है ये 48 मिनट ले रही है और दूसरी पाइप 48 इंटू 3 यानी 144 मिनट ले रही है, ठीक है, ठीक है। 144 मिनट का मतलब 2 hours 24 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 2 pipes A and B can fill a water tank in this and this time respectively, and a third pipe can empty the rate at the rate of 3 gallons per minute, ठीक है। A, B and C together can fill the tank in 15 minutes, तो कैपेसिटी ऑफ गैलन आपको कैपेसिटी ऑफ टैंक आपको निकालना है। कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी होगी, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 पाइप है ए और बी, 20 और 24 मिनट में फिल करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/20, और बी की एफिशिएंसी हो गई 1/24 1 मिनट में, ठीक है। अच्छा, सी जो है, सी 1/3 गैलन्स पर मिनट ये क्या करता है, 1 मिनट में माइनस करता है, कम करता है, ठीक है। अब तीनों को एक साथ आपने मिला दिया। अब हमने सी की एफिशिएंसी को मैंने x माना है। सी जो खाली करने का टाइम लेता है उसको मैंने x मिनट ले लिया है, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट है, 3 गैलन्स पर मिनट। लेकिन एक गैलन के टर्म में है तो मैंने अभी टाइम को x ले लिया, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम ले रहा है। ए का मुझे पता है 1/20, बी का मुझे पता है 1/24 और सी का मुझे नहीं पता है 1/x से, जो खाली करने का टाइम है। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/20 प्लस 1/24 माइनस, क्योंकि सी खाली कर रहा है, 1/x, तीनों ने साथ में काम किया, 15 मिनट तक काम कर रहे हैं, तब जाके पूरा जो है भर रहा है। तो इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे ये मिला, जब इसको आप कैलकुलेट करते हो
तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 24 + 20 यानी कि 44 अपॉन 480 -1/x इज इक्वल टू 1/15। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 4 से काटो तो 11, 4 से काटो तो 120। तो 1/x की वैल्यू 1/15 सॉरी 11/120 -1/15, ठीक है, राइट। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 40 मिनट्स। जब आप x को कैलकुलेट करते हो तो 40 मिनट, यानी कि c को पूरा खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट लगेगा, ठीक है, राइट। c को पूरा खाली करने में 40 मिनट का टाइम लगेगा। 40 मिनट में कितने गैलन खाली हो रहे हैं, 3 गैलन खाली हो रहे हैं, ठीक है, राइट। सॉरी, पर मिनट कितने गैलन खाली हो रही है, 3 गैलन खाली हो रही है, पर मिनट 3 गैलन खाली हो रही है। और पूरा टाइम कितना लगता है सी को खाली करने में, 40 मिनट लग रहा है। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम और कैपेसिटी कितनी हो गई, 40 मिनट इंटू 3 गैलन पर मिनट, इसका मतलब 120 गैलन्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नहीं समझ में आएगा अगर किसी को, दोबारा देख लेना, ये वीडियो पड़ी ही रहेगी, ठीक है। आप कुछ लोगों को लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी समझा के निकल जा रहे हैं, आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बट एक ही क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, पाइप P1 कैन फिल अ सिस्टम इन 10 आवर, P2 कैन एम्प्टी इन 20 आवर। दोनों को एक साथ खोल दिया तो क्या हालत होगी, क्या होगा सर, पहला भरेगा 1/10 की स्पीड से, दूसरा माइनस करेगा 1/20 की स्पीड से। मुझे नहीं पता कितना टाइम लेगा, लेकिन जितना भी टाइम लेगा ये सब मिला करके फाइनली भर जाएगा। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लो, 20 - 10 10/200 यानी कि 1/20 इंटू x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 8:30 बजे, कितना होगा सर। जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो यही है कि एंगल के बीच में किसी भी टाइम पे 11m/2 - 30h, जहाँ m है मिनट हैंड और h है आवर हैंड। अब कैलकुलेट कर लो सर, 11/2, ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। मिनट कितना है सर, 30 मिनट हो रहे हैं 8 बज के, -30 इंटू आवर कितना है सर, 8 बज रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 165 - 240, माइनस साइन को यहाँ पे क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ये कितना हो गया 75 डिग्री, हो गया आंसर आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 मिनट एंड आवर एंड्स विल ओवरलैप, 2 से 3 बजे के बीच में कितने बजे ये ओवरलैप होंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास है वो क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइम, अगर अभी ओवरलैपिंग का टाइम हो तो आपको क्या निकालना है, h कितने बजे, h बज के कितने मिनट पे, h इंटू 5 प्लस माइनस थीटा, जो एंगल हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 12/11, ये आपके पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि 2 से 3 बजे या 3 से 4 जो भी टाइम है, मिनट और आवर हैंड कब ओवरलैप करेंगे, तो वो टाइम कैसे आएगा, वो टाइम आएगा आवर और मिनट के टर्म्स में, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे, आवर कितना हो गया 2 बज के कितने मिनट, अब 2 h की वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस माइनस थीटा ओवरलैप कर रहा है यानी 0 डिग्री पे होगा, अपॉन 60 इंटू 12/11, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया, 2:10 और इंटू 12/11 यानी कि 2/120/11, यानी कि 2/10 मिनट इंटू 10/11, 2:10 मिनट और 10/11 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 बजने के, ये पूछा है कि 2 बजे के कितने मिनट बाद, तो 10/10/11, ठीक है।
10/11 minute past 2. How much does a watch lose per day if its hands coincide every 64 minute? हर 64 मिनट में अगर कोइंसाइड करते हैं तो कितना हर दिन लूज करेगा? नॉर्मली जो यूनिवर्सल रूल होता है कोइंसिडेंस का, वो क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, वो 65/5/11 मिनट में होता है। इसके बाद कोई भी दो हैंड्स आपस में ये करते हैं। लेकिन हमने क्या लिया है यहाँ पे, कितना ले लिया है? 64 मिनट हमने ले लिया है, यानी कुछ ना कुछ लूज हुआ। एरर कितना हो गया? एरर हो गया 65/5/11 माइनस 64, यानी कि कितना हो गया? ये आपके पास 64 मिनट में एरर आ गया, ठीक है, 16/11 मिनट का, इतने मिनट का एरर आ गया। तो आप ये देखो कि 64 मिनट में कितना एरर आ रहा है? 16/11 मिनट का। तो अगर मैं पूरे दिन का देखूं, 1440 मिनट का एरर कितना हो जाएगा? 16/11 इंटू 1/64 इंटू 1440। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये 32/8/11 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाई आवर हैंड ऑफ ए करेक्ट क्लॉक बिटवीन 8 o'clock एंड 3 o'clock। 8 बजे और 3 बजे के बीच में कितना एंगल होगा? कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है, ये रहा सर क्लॉक, ठीक है। यहाँ बज रहे हैं 3, यहाँ बज रहे हैं 9 और यहाँ बज रहे हैं 8। ये तो पूरा का पूरा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, नो डाउट। अब ये 9 और 8 के बीच में कितना होगा? टोटल 90 होता है, 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ 6 हो गया। तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री। तो 180 और 30 210 डिग्री, सिंपल। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा सर? πr², यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ये हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 7 and 2 तो ये 22 इंटू 28 बेसिकली हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, राइट। लेकिन ये तो कितना एरिया है? ये टोटल एरिया है। अब 5 मिनट में आपको निकालना है, ये तो टोटल एरिया हो गया। तो 5 मिनट के लिए आप क्या करोगे? 5 मिनट में 12 से डिवाइड कर दोगे, तो 12 से डिवाइड करने के बाद ये 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी जो हमने एरिया निकाला वो क्या निकाला है? वो ये टोटल एरिया निकाला है। अब अगर आपको 5 मिनट के लिए निकालना है तो 5 मिनट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? 5 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है, ये यहाँ से लेकर के हमें सिर्फ इतना सा एरिया निकालना है, दिस मच। तो ये 1/12 हो जाएगा, ठीक है, 51 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी। 2 अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड टुगेदर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज अ प्राइम नंबर। देखो सर, एक डाइस है, एक दूसरा डाइस है, इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को एक साथ हमने रोल किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज अ प्राइम नंबर। सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज अ प्राइम नंबर कब हो सकता है? देखो, आप मिनिमम क्या आएगा? दोनों में 1 1 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या आएगा? दोनों में 6 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 2 से लेकर के 12 तक जाएगी, ठीक है। अब 2 से लेकर 12 के बीच में हम ये देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से। एक तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है और 11 प्राइम है। 5 ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें से ये देखो आप कि क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप 1 और 1 आए, आ सकता है सर, दोनों में आ सकता है बिल्कुल, और प्राइम भी है। सम क्या है? 2 है। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। 3 सम के लिए क्या पॉसिबल है? 1 और 2 आए, या फिर 2 और 1 आए। फिर 5 के लिए क्या 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 पॉसिबिलिटी है? 1 और 4 आ जाए, 4 और 1 आ जाए।
और क्या पॉसिबिलिटी है 5 के लिए, 2 और 3 आ जाए या फिर 3 और 2 आ जाए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 7 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 1 और 6 आ जाए, 6 और 1 आ जाए। फिर और 7 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 और 5 आ जाए या 5 और 2 आ जाए। और क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 या 4 आ जाए या फिर 4 3 आ जाए। फिर 11 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ही प्रोबेबिलिटी है, 6 5 और 5 6, ठीक है, राइट, क्लियर। तो अब यहां पे देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, जब भी दो पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं तो 36 टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, 6 इंटू 6, टोटल 36 टाइप के आउटकम्स हो सकते हैं। इसमें से फेवरेबल आउटकम हमारे काम के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 15 हमारे फेवरेबल आउटकम अपॉन 36, यानी कि 5:12, ऑप्शन नंबर बी। Next, two dice are thrown together. What is the probability that the sum of numbers on the two faces is divisible by 4 or 6? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 4 या 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या 4 से डिविजिबल क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। 6 से डिविजिबल क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा। तो इनमें से कुछ भी आ जाए 4 8 6 और 12 में, ठीक। तो अब 4 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 के लिए पॉसिबिलिटी है 1 3 आ जाए, 3 1 आ जाए या फिर 2 2 आ जाए। 6 के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 5 आ जाए, 5 1 आ जाए, 2 4 आ जाए, 4 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, ठीक है। 8 के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, ये प्रोबेबिलिटी है कि 8 आ जाए। और 12 के लिए एक ही प्रोबेबिलिटी है, 6,6। तो टोटल हमारे फेवरेबल कितने आउटकम हो गए, टोटल तो 36 होते हैं, हमारे फेवर में कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 3 8 9 10 11 12 13 और 14। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 14/36, यानी कि 7/18, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 8 blue and 7 green balls. 2 balls are drawn one by one without replacement. What is the probability that the balls are alternate of different colors? ठीक है, एक इस तरीके से एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन के अंदर क्या है, 8 तो ब्लू कलर की बॉल है, ठीक है, और 7 ग्रीन कलर की बॉल है, ठीक। आपको क्या निकालना है कि 2 बॉल हमने निकाली 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक निकल गई उसके बाद फिर दूसरी निकल गई, तो ऑल्टरनेट बॉल ऑफ डिफरेंट कलर। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहली ब्लू हो दूसरी ग्रीन, और दूसरे केस में पहली ग्रीन और दूसरी ब्लू, ठीक है, राइट, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, देखो अब 2 सिनेरियो हम लेके चलते हैं, 2 अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो लेके चलते हैं। पहला सिनेरियो क्या है, पहली ग्रीन प्लस दूसरी ब्लू। दूसरा सिनेरियो क्या है, पहली ब्लू प्लस दूसरी ग्रीन। यही तो पूछा है ना, 2 बॉल निकले, दोनों अल्टरनेट कलर की हों, डिफरेंट कलर की हों। अब पहली अगर ग्रीन निकल रही है, तो पहली ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 7 ग्रीन है, टोटल है 15, इनटू साथ साथ दूसरी ब्लू भी निकले। दूसरी ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब जब एक बॉल निकल गई है, बची कितनी है, 14 बॉल वहां बची हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 14 में से आएगी, और उसमें से ब्लू कितनी है, 8 है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, राइट, क्लियर। और तो यानी कि ये कितना हो गया, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4/15 प्लस पहली ब्लू निकले, पहली ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/15। एक ब्लू निकल गई, अब कितनी बची, 7, अब टोटल कितनी बची, 14 बची। 14 में से ग्रीन कितनी है, 7 है, तो 7/14। तो यहां से भी ये कितना आ गया, ये भी आ गया 4/15, यानी कि 4/15 प्लस 4/15, यानी कि 8/15, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपके पास, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन,
A bag contains 4 black shirts, 3 yellow shirts and 5 red shirts. 2 shirts are drawn randomly. What is the probability of both of them are black? दोनों ही black हो, क्या probability है? देखो 4 black है प्लस 3 yellow है प्लस 5 red है, ठीक है सर। अब 2 शर्ट को रैंडमली ड्रॉ किया है, दोनों ब्लैक हो, तो पहला ब्लैक हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/12, 12 शर्टें टोटल हैं, ठीक है, उसमें से 4 ब्लैक हैं तो 4/12 है। इनटू दूसरी जब आपने ड्रॉ की तो अब ब्लैक कितनी बची? 3 है और टोटल कितनी बची? 11 है, ठीक है, टोटल 11 बची है, एक तो कम हो गई तो 3/11 हो गई, तो 12 अपॉन ये, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 1/11, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये आपका पूरा का पूरा जो एफकेट मैथ्स है सर हमने कंप्लीट कर लिया है फॉर एफकेट 1 2025। जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो रेशियो हो, प्रपोर्शन हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, प्रोबेबिलिटी हो, एरिया एंड पेरीमीटर हो, सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिया है। क्लॉक के क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है, बोट, राइट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, एज की प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया ही, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ हो चुका है, प्रॉफिट लॉस से लेकर के परसेंटेज। सो नाउ यू आर ऑल रेडी फॉर द अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जा करके इस पीडीएफ को जरूर लीजिए और कंप्लीट करिए अपने मैथ्स के प्रिपरेशन को, राइट। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका भी कल पेपर है बहुत अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू सो मच, जय